नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो टॉपिक है, आज थंबनेल पे देख रहे हो क्या है? प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट जो प्रोपेगेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और हॉर्टिकल्चर का एक मेन पोर्शन है ये प्लांट प्रोपेगेशन। जो प्लांट प्रोपेगेशन है दोस्तों, उसमें क्या है कि सिंपल तरीके से कहें कि पौधे को तैयार करना, कह सकते हैं पौधों को तैयार करना। तो हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्लांट प्रोपेगेशन की। हिंदी में इसको पादप प्रवर्धन बोलते हैं और पादप क्या है? प्रसारण बोलते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इज टर्म्ड एज ए प्रोपेगेशन, यानी कि कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, पौधों की बढ़ोतरी ही पादप प्रसारण कहलाता है। और जो बढ़ोतरी है वो बीज के द्वारा भी हो सकती है। पादप प्रवर्धन कैसे हो सकता है दोस्तों? पादप प्रवर्धन बीज से भी हो सकता है, आपका जो तना है उससे भी हो सकता है, जड़ है उससे भी हो सकता है, पत्ती है उससे भी हो सकता है, और उत्तक संवर्धन उससे भी हो सकता है। सेल, एम्ब्रियो, सभी से प्लांट को तैयार किया जा सकता है। वो क्या है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। और पादप प्रवर्धन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे मनुष्य की सभ्यता विकसित होती है ना, उसी उतना ही पुराना है पादप प्रवर्धन भी। क्योंकि मनुष्य ने जैसे रहना शुरू किया, उसने प्लांट लगाने शुरू किए। सबसे पहले तो उसने जो खाने के लिए जो जरूरी थी वो पौधे लगाए, सजावटी के लिए लगाए। तो ये पादप प्रवर्धन का ही भाग है। अगर इसका जो लिखित रूप है वो लगभग 1400 बीसी पूर्व ऋग्वेदा के अंदर इसका उल्लेख होता है पादप प्रवर्धन का। तब से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है पादप प्रवर्धन कैसे होता है। तो हम इसके बारे में आज पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। बीज के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, स्टेम के द्वारा, ये आपका जो ग्राफ्टिंग जो कलम है उसके द्वारा जो ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, वो सारे क्या क्या है? पादप प्रोपेगेशन के ही पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, कह सकते हैं कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी। आपको दिख रहा है क्या? चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। बढ़ोतरी क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों, पूर्व में जो पौधे हैं, पूर्व में जो विद्यमान पौधे ना, उनसे नए पौधे तैयार करना, उनसे नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन, या कह सकते हैं पादप प्रसारण कहलाता है। ठीक है। बस यही चीज है कि हम कह सकते हैं पौधे से पौधों को तैयार करना ही पादप प्रवर्धन कहलाता है। और ये जो प्रवर्धन होता है, कह सकते हैं कि बीज के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, इनसे तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो कह सकते हैं फील्ड से इन विट्रो में पहुंच गया, यानी कि लैब के अंदर भी प्लांट तैयार किए जाते हैं उत्तक संवर्धन करके। कोई एक सेल ले लेते हैं और उससे बहुत सारे पौधे हैं अंकुरण करवा के तैयार कर लेते हैं और उनको फिर ट्रांसप्लांट के लिए हम यूज करते हैं। आजकल की कंडीशन ये है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसके जो प्रकार है पादप प्रवर्धन है, वो हम दो तरह से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो है सेक्सुअल प्रोपेगेशन और एक है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक मतलब बीज के द्वारा जो पौधा तैयार होता है वो लैंगिक, और जो पत्ती, तना या वानस्पतिक भाग से, इसको क्या बोलेंगे हम? अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन। ठीक है। यानी कि हम वानस्पतिक भाग से, किसी जड़ से, तने से और पत्ती से, या उत्तक संवर्धन के द्वारा, इसी का भाग है अलैंगिक प्रवर्धन का, उससे हम तैयार करते हैं तो वो अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। अगर बीज के द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं तो वो लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू सीड, बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो हम लैंगिक प्रवर्धन कहलाते हैं। इसमें आपको पता है दोस्तों, पपाया है, फालसा है, आपका जामुन है और मैंगोस्टीन है। इनका मुख्यतः क्या हम
बीज के द्वारा ही इनका प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं इनमें जो बीज के द्वारा जो प्रवर्धन करते हैं ना, तो उसमें बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं, इसके कुछ एडवांटेज है और इसके कुछ डिसएडवांटेज है। इसी तरह सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है ना, उसके भी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा। पौधों को बढ़ाना बीज के द्वारा, इसके फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके एडवांटेज लिखते हैं, क्या एडवांटेज है इसके और क्या इसके डिसएडवांटेज है, तो चर्चा करें अपन। तो एडवांटेज इसकी क्या है, लाभ क्या है इसके दोस्तों। लाभ में यह है कि एक तो ये बहुत सरल विधि है, बीज के द्वारा अगर पौधे तैयार करते हैं, सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, कोई भी लगा सकता है इसको। और दूसरा ये कम खर्चीली है, इसमें खर्चा भी कम आता है तुलनात्मक रूप से। आप बीज लेके आओ बाजार से तो सस्ते पड़ते हैं, अगर आप ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट लेके आते हो तो वो महंगा पड़ता है। तो ये सरल भी है और कम खर्चीली भी है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें जैव विविधता, अगर नई किस्म अपन को तैयार करनी हो, नई किस्में अगर हमें विकसित करनी हो, तो हम लैंगिक प्रवर्धन का सहारा लेते हैं। कैसे तैयार होती है आपको पता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पौधे तैयार होते हैं ना, उनके जो गुण होते हैं ना, पौधों के गुण हैं, वो मात्र पौधों से भिन्न होते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है, इनमें जैव विविधता बढ़ जाती है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसमें विविधता बढ़ जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा हो जाती है, तो इसका एक फायदा होता है। ठीक है, तो आपको पता है जहां जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी, उनमें उतनी ही ज्यादा संभावना होगी जेनेटिक इंप्रूवमेंट की। ठीक है, जहां जितना ज्यादा जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगा, वहां ज्यादा नई किस्में, नई तरह की चीजें हम तैयार कर सकते हैं, नई प्रजाति भी हम इसे तैयार एक तरह से कर सकते हैं। तो कम खर्चीली है, सरल है, और खास बात क्या है, इससे जो पौधे तैयार होते हैं ना दोस्तों, वो क्या है, अधिक आयु वाले होते हैं। मतलब इनकी आयु क्या ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से दूसरी तरह से अपन तैयार करते हैं, तो आयु भी ज्यादा होगी। और इससे क्या है, आपको पता है कि बीजू पौधों से बहुभ्रूणता वाले, बहुभ्रूणता इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलीएम्ब्रियो से जो प्लांट तैयार करते हैं, तो इनसे एक बीज से बहुत सारे अंकुरण हो जाता है, बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं एक बीज से ही, और एक बीज से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं। और जो पौधे तैयार होते हैं ना दोस्तों, वो मात्र पौधे होते हैं, उनके समान गुणों वाले होते हैं। मतलब जैसे पेरेंट्स है उनके, वैसे ही उनके जो अगली पीढ़ी के पौधे हैं, उसी तरह के उसके कैरेक्टर होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुभ्रूणता वाले तैयार पौधे तैयार कर सकते हैं, संख्या भी ज्यादा होगी और मात्र गुणों के समान भी होंगे। आपका उदाहरण है आम है, आपका नींबू है इसके अंदर दोस्तों, आपका जामुन है, ये सभी क्या है, बहुभ्रूणता वाले प्लांट्स है। ठीक है, और क्या खास बात है दोस्तों इसमें, और ये खास बात है कि इसमें जो हम रूट स्टॉक यूज करते हैं ना, रूट स्टॉक आपको पता है दोस्तों, रूट स्टॉक क्यों तैयार करते हैं हम, मूल व्रंत जो तैयार करते हैं नए ग्राफ्टिंग के लिए। ठीक है ना, तो हम अच्छे रूट स्टॉक क्या है, बीज के द्वारा ही तैयार करते हैं, बीज के द्वारा ही तैयार होता है, बीज के द्वारा ही तैयार होता है। तो मेनली इसमें जैविकता बढ़ जाती है, खर्चीली कम है, सरल है, बहुभ्रूणता वाले में बहुत सारे प्लांट तैयार हो सकते हैं, अच्छे रूट स्टॉक हम तैयार कर सकते हैं, और जो पौधा लगाते हैं उसमें आयु अधिक होते हैं। पर दोस्तों इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसकी कुछ हानियां भी हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। वो क्या क्या है, इसके जो डिसएडवांटेज है उस पर चर्चा कर लेते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं अपने डिसएडवांटेज क्या है इसके। इसकी क्या हानियां क्या है इसमें, वो अपन चर्चा करते हैं। तो हानियां दोस्तों इसमें यह है कि एक तो क्या है, जो पौधे तैयार होते हैं
पौधे जो तैयार होते हैं उनमें क्या है, फलन देरी से आता है। फलन क्या है, देरी से आता है, ये इसकी समस्या है। ठीक है, जो हम वानस्पतिक भाग से करते हैं उनमें फलन जल्दी आ जाता है, ये एक समस्या है इसमें। एक इसकी जो कैनोपी वो बड़ी हो जाती है, मतलब इसमें जो फल जो पौधा है ना वो क्या आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में बड़ा होने से क्या होता है, उसकी कटिंग के लिए, स्प्रे के लिए इसमें क्या प्रबंधन व्यय बहुत ज्यादा हो जाता है, तो खर्च बढ़ जाता है एक तरह से। लगाने के बाद प्रबंधन व्यय ज्यादा हो जाता है, ये इसका नुकसान है। और क्या इसके नुकसान है, और ये कह सकते हैं कि इसमें जो फल है वो थोड़े निम्न स्तर के होते हैं। क्वालिटी वाइज क्या, जो क्वालिटी होती है फलों की वो कम क्वालिटी की इसमें फल हमें प्राप्त होते हैं, ये इसका क्या है, तीसरा नुकसान हो गया। और इसमें जो पौधे तैयार होते हैं, पौधे जो तैयार होते हैं वो मात्र पौधे से भिन्न गुण वाले तैयार होते हैं, मतलब दूसरे कैरेक्टर होते हैं, वो सेम नहीं। मान लो आपके घर में कोई प्लांट लगा है आम का या किसी अन्य का लगा है, तो जरूरी नहीं कि जितना प्रोडक्शन वो दे रहा है आप बीज के द्वारा जो पौधा उसका लगा रहे हो उसी हिसाब से इसमें वो फल दे। तो एक इसमें मात्र जो गुण है वो भिन्न होते हैं, ये इसके। और जो रूट स्टॉक तैयार करते हैं तो उसमें फलन के लिए हम उसको लेके नहीं जाते, ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये इसमें इसके थोड़े नुकसान हैं। तो फायदे खूब है और नुकसान थोड़े हैं। इसमें एक फायदा ये भी है कि इसमें जो पौधे तैयार होते हैं तो जैविक व अजैविक जो तनाव होता है पौधे में वो ज्यादा सहन कर सकता है जो बीजू पौधे से तैयार होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा हो जाती है, क्लाइमेट से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। तो बीजू पौधे के ये सारे फायदे होते हैं। अब जब बीज यूज करते हैं, आपको पता है जो बीज है वो बीजांड से ही तैयार होता है, तो इसका जो जर्मिनेशन है उस पर चर्चा करेंगे, जो बीज के द्वारा प्लांट जो तैयार होता है। तो आपको पता है दोस्तों जर्मिनेशन दो तरह से होता है, आपने पढ़ा होगा, एक तो है एपीजियल, एक होता है हाइपोजियल। एपीजियल इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊपरी भूमि। ऊपरी भूमि यानी कि जो कोटिलेडोन होता है, बीज का आवरण होता है बीज के बाहर, वो जमीन के बाहर आके होता है, जो दिख रहा है आपको डायग्राम में ये होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन, ये बाहर आके अंकुरण होता है। और एक होता है हाइपोजियल। ठीक है, इसमें जो कोटिलेडोन होता है वो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में नीचे होता है। ठीक है, तो इसमें ये फर्क होता है और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एपीजियल करते हैं अपना। एपी का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर, कोई चीज ऊपर हो, एपीजियल यानी कि भूमि के ऊपर, ऊपरी भूमि, ऊपरी भूमि कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, मान लेते हैं ये अपनी जमीन है, ये अपनी जमीन है। ठीक है, इसमें हमने क्या, बीज को बो दिया, बीज को डाल दिया जमीन में। और बीज को डालने पर दोस्तों क्या होता है, बीज को डालने पे इसमें क्या अंकुरण होगा या नहीं होगा, होगा अंकुरण। तो जैसे अंकुरण होता है ना दोस्तों, उसमें क्या जड़ निकलती है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलती है, जड़ निकलती है। किसी भी प्लांट का अंकुरण होगा उसमें जड़ निकलती है। और ये जो जड़ है, जड़ निकालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना दोस्तों, वो होता है हमारा हार्मोन, जो होता है वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिससे जड़ निकलती है। अब इसमें जो सबसे पहले जड़ निकल गई, जैसे दोस्तों क्या है, हमारे जड़ का जो निर्माण होगा ना, ठीक है, जैसे हमारी क्या है, जो जड़ का निर्माण होगा
इसमें जैसे जड़ का निर्माण होगा दोस्तों, तो ये फोर्स करेगी किसको, ये जो कोटिलिडोन है वो बाहर आने के लिए फोर्स करेगी ये। ठीक है, तो पहले सबसे अपने बीज बोया, उसके बाद जड़ निकली, उसके बाद यहां जड़ का जमाव हो गया। जैसे ही जड़ का जमाव हो जाता है तो ये जो कोटिलिडोन है ये उसको फोर्स करेगी बाहर निकलने, जमीन से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों ये कह सकते हैं ये जमीन से अपन क्या है, अभी बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, और ये देखो हमने यहां पे डायग्राम बना दिया, यहां पे क्या बाहर निकल गया, ये अपनी जड़ है ही, सिंपल चीज। अब ये जो भाग है ना इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है, और ये भाग है जो जड़ है वो रेडिकल पार्ट्स होता है, इसको रेडिकल कहा जाता है। और जो जड़ जो निर्माण है वो ऑक्सिन हार्मोन से निकलती है। और उसके बाद जैसे ही ये जो पत्ती है, ये जो कोटिलिडोन है वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी पत्तियां बना देते हैं अपन। पत्ती बनाने के लिए हम कलर लेते हैं ग्रीन। अब इसमें अपने ये अपन पत्ती बना दी प्लांट की, और ये प्रकाश संश्लेषण करेगी, ये फर्स्ट लीव होती है। और ये जो भाग है ना इसको क्या है, कोटिलिडीन बोलते हैं, कोटिलिडोन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं दोस्तों। और ये आपकी जड़ होगी। अब ये जो भाग है ये बाहर निकला है, इसी को ही एपीजियल बोलते हैं, बस सिंपल चीज है। कोटिलिडोन बाहर निकल जाता है, एपीजियल के अंदर है। और दूसरा दो जो चीज है दोस्तों वो है हाइपोजियल। दूसरी चीज अपन कर रहे हैं वो है हाइपोजियल, उस पर अपन चर्चा करते हैं, कौन सी है, हाइपोजियल। इसको अधोभूमि बोलते हैं दोस्तों, अधोभूमि। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, वो कोटिलिडोन है वो जमीन के अंदर होता है, मान लेते हैं ये हमारी जमीन है। ठीक है, ये हमारी जमीन है, और इस जमीन में हमने बीज को बो दिया। बीज बोने के बाद इसमें क्या अंकुरण हो गया, सबसे पहले मैंने कहा था जड़ निकलेगी दोस्तों, ये जड़ निकल गई। और जड़ के साथ उसके बाद क्या है, स्टेम निकलेगा। और फिर जैसे ही इसका जमाव हो जाता है तो ये जो कोटिलिडोन है वो क्या है दोस्तों, अंदर ही रहता है। और जो मेनली कह सकते हैं जो स्टेम है वो क्या है, अपने बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बाहर निकलने के बाद ये जो है पत्ती का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें जो पत्तियां हैं वो निकल जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो कोटिलिडोन है, ये देखो आप देख रहे हो ना, लिडोन है वो क्या है, जमीन के अंदर ही है, यानी कि बीज पत्र है वो जमीन के अंदर रहता है। जो बीज पत्र जब जमीन के अंदर रहता है इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। और जो कोटिलिडोन जो बाहर निकल जाता है इसी को क्या है, एपीजियल बोलते हैं। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो यही है, आपने डाला। और ये एक चीज ध्यान रखना, जो पत्ती के नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। और सॉरी, इसके कोटिलिडोन के जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल आपको पता है दोस्तों, अपने आम में करते हैं, मेनली आम वाली फसल है उसमें करते हैं, एपिकोटाइल करते हैं, ग्राफ्टिंग जो करते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन आता है। तो ये इसका जर्मिनेशन हो गया, एपीजियल और हाइपोजियल। अब इसमें अपन चर्चा करते हैं आगे, डेवलपमेंट फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट अब कैसे होता है, ओवरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं दोस्तों। अंडाशय से क्या है, फ्रूट का निर्माण होता है। और ओवल इसमें बीजांड बोलते हैं इसको, इससे क्या है, सीड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि फल है वो किससे बनता है, अंडाशय से बनता है।
उसके बाद बीजांड से सीड बनता है, इंटीग्यूमेंट से सीड कोट बनता है, न्यूक्लियस से पेरिस्पर्म बनता है, और टू पोलर न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, और एग न्यूक्लियस प्लस स्पर्म न्यूक्लियस से जाइगोट व एम्ब्रियो का निर्माण होता है। बस ये चीज आपको ध्यान, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये चीज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हमारा है सीड डोरमेंसी। अब बीज का ही पार्ट चल रहा है, बीज पौधों का ही भाग चल रहा है। सबसे पहले बीज के फायदे देख लिए, उसके नुकसान देख लिए, उसका हमने जर्मिनेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे सीड में डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या हो जाता है? देखो बीज होता है, उसका कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी पौधे में जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं इट इज ए फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए वायबल सीड, जीवित सीड के में विच प्रिवेंट जर्मिनेशन इवन द प्रेजेंट इज फेवरल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। यानी कि अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बीज में जर्मिनेशन नहीं होता। ठीक है, क्लाइमेट ठीक है, सोइल हमारी है, उसके बावजूद भी पौधे के अंदर जर्मिनेशन नहीं होता। अब जर्मिनेशन नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे हम? हिंदी में सुषुप्त अवस्था, सीड डोरमेंसी कहते हैं। इसके बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन हम हॉर्टिकल्चर में दो कारक पढ़ेंगे। एक तो होते हैं बाह्य कारक, एक्सोजेनेसिस बोलते हैं, एक होते हैं एंडोजेनेसिस यानी कि आंतरिक कारक। वो दो कारकों की वजह से बीज में क्या जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो उस पर चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से फसल है जिसमें नहीं होता? तो टाइप ऑफ डोरमेंसी, तो पहले बताया था मैंने एक्सोजेनेसिस डोरमेंसी है, वो दोस्तों बेर में पाई जाती है, गुआवा में पाई जाती है, और वॉलनट के अंदर पाई जाती है। इसको हम हिंदी में बाह्य कारक भी कह सकते हैं, बाह्य कारक भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। लेकिन ये होती क्यों है? इसमें जो आवरण होता है बीज का वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो इसमें क्या है, पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाता कठोर होने के बाद, तो इस वजह से क्या है, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। तो ये बेर है, गुआवा है और वॉलनट है, इसमें समस्या ज्यादा आती है। एक होती है दोस्तों एंडोजेनेसिस डोरमेंसी। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उस वजह से क्या है, इसको बोलते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक बोलते हैं, जिस वजह से क्या बीज में अंकुरण नहीं हो पाता। तो इसमें स्ट्रॉबेरी हो गया आपका दोस्तों, ग्रेप्स हो गया, और टेम्परस जितने भी फ्रूट है उनमें यह समस्या पाई जाती है, तो इसको एंडोजेनेसिस डोरमेंसी कहते हैं। अब ये डोरमेंसी आ गई, हमने पढ़ लिया होती क्या है, हमने देख लिया होती कितने प्रकार की है। वैसे जेनेटिक्स भी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन हम ये दो मेनली कर रहे हैं। और अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे? डोरमेंसी आ गई, ब्रेक करेंगे ताकि फल का जो आवरण है ऊपर वाला टूट जाए या नरम हो जाए, ताकि पौधे में अंकुरण हो जाए। तो वो देखते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या चीज अपने यूज करते हैं। तो सबसे पहले है स्कार्फिफिकेशन, इसको बोलते हैं खुरचना। जो बीज आवरण होता है उसको क्या है, ऊपर वाला भाग है उसको कठोर होता है, उसको मुलायम कर लेते हैं। तो हम तीन तरह से उपयोग करते हैं इसमें स्कार्फिफिकेशन में। एक तो है मैकेनिकल स्कार्फिफिकेशन, एक है हॉट वाटर स्कार्फिफिकेशन, एक है एसिड स्कार्फिफिकेशन। इसमें क्या है, जो खोल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और ये जो मेनली है बेर है, आपका आंवला है, ठीक है, और पीच है, उसमें भी यूज करते हैं इसको। ऊपर वाला खोल है जो यांत्रिक रूप से उसका हम उसको तोड़ते हैं। उसके बाद है हॉट वाटर स्कार्फिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अमरूद के बीजों को 77 से 100 डिग्री पे गर्म करते हैं। उसके बाद उसको 12 से 14 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो देते हैं, ताकि उसका ऊपर वाला खोल है वो बिल्कुल ही नरम हो जाए। ये जो प्रक्रिया है वो हम करते हैं अमरूद के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एसिड स्कार्फिफिकेशन। इसमें क्या है, बेर के अंदर दोस्तों और अमरूद के अंदर
दोनों ही अपनाई जाती है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड में इसमें अमरूद के बीजों को 3 मिनट तक रखा जाता है घोल में, और बेर के बीजों को 5 से 6 घंटे के लिए रखा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये हो गया, सबसे पहले हमने टॉपिक कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। उसमें सबसे पहले हमने किया है स्कारिफिकेशन, खुरचना, जिसमें हमने 3 चीज यूज कर रहे हैं मैकेनिकल रूप से, हॉट वाटर से और एसिड स्कारिफिकेशन से हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें है निमन उपचार, निमन ताप उपचार से करते हैं। ये जो फंडामेंटल इसका जो काम करता है, इसमें क्या करते हैं, जो बीज होते हैं उसको कम तापमान पे रखते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। निमन ताप से उपचार करते हैं। इसमें जो कंडीशन है, इसको ये भी बोल सकते हैं मॉइस्चर चिलिंग। मॉइस्ट चिलिंग इसका सिनोनिम है स्ट्रेटिफिकेशन का, इनकी तापमान को कम रखना। तापमान कितना, 0 से 10 डिग्री के बीच, कम भी रखते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं दोस्तों जो फंडामेंटल इस पे काम करता है। तो डोरमेट सीड आर एक्सपोज टू अबेंडेंट मॉइस्चर, एम्पल ऑक्सीजन और एंड रिलेटिव कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि निम्न तापमान कह सकते हैं, कम तापमान हो, एक चीज तो इसके लिए जरूरी है। दूसरी चीज जरूरी है प्रॉपर ऑक्सीजन हो, पूरी ऑक्सीजन हो, 2 चीज। और तीसरा है प्रॉपर मॉइस्चर हो, नमी हो, अच्छी खासी नमी हो, ऑक्सीजन हो और कम तापमान हो। तो फिर ये क्या बन जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है। ऐसे हम करते हैं तो सीड की डोरमेंसी तोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका एक क्या है, जैसे आपको पता है प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो ये प्रक्रिया अपना नेचुरल रूप से अपनाती रहती है। जंगल है घने और ठंड का मौसम है और बारिश हो रही है, तो बहुत लंबे पीरियड के टाइम में और स्ट्रेटिफिकेशन चलता रहता है। उसमें क्या बीज का जो खोल रहता है वो नरम हो जाता है और फिर अंकुरण होना शुरू हो जाता है। तो इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसे हम ये जो टेम्परेट जो फ्रूट होते हैं उसमें अपनाते हैं। एक बॉक्स लेते हैं मिट्टी का, जिसको सैंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें मिट्टी होती है और इसमें एप्पल और पीच के बीज है और रख देते हैं। और कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 से 5 मंथ के लिए इसको क्या है, मंथ के लिए इसको रख देते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है। एक तरीका तो हम ये अपनाते हैं। दूसरा, इसी में हम ये कार्य करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, पानी जो बहता हुआ पानी है ना, जो बहाव होता है जो नदी के आसपास होता है, उसी तहत हम ग्रेप्स के बीजों को, अंगूर के बीजों को और स्ट्रॉबेरी के बीजों को क्या रख देते हैं बहाव क्षेत्र में। कितने दिनों के लिए, 7 से 12 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 7 से 12 दिनों के लिए। तो इसके अंदर जो केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं ना, जो केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं वो बह जाते हैं और फिर इसमें अंकुरण आना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और मेथड जो यूज करते हैं वो देखते हैं कौन से हमारे, जो और मेथड है, अदर मेथड है। एक हम लेते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, उसमें आपको आपने नाम सुना पोटेशियम नाइट्रेट। इसका अपन क्या करते हैं, 0.1 से 0.2% के घोल से बीज को एक तरह से इसमें डुबोते हैं। और ये मेनली क्या है, आंवले के अंदर, बेर के अंदर अपनाई जाती है, ठीक है। थायोयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। थायोयूरिया से भी अपने सीड डोरमेंसी तोड़ते हैं। इसका जो मात्रा लेते हैं वो 0.5 से 3% की लेते हैं। और इसमें पीच होती है
आपकी नाशपाती होती है, पलम जो आड़ू होता है उसके बीजों को एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनकी सीड डोरमेंसी टूट जाए। ये तो केमिकल हो गया। लास्ट हमारा है यूज ऑफ हार्मोन। हार्मोन का हम यूज करके भी सीड डोरमेंसी को क्या है ब्रेक कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा G3 हम यूज करते हैं, और ये दूसरा क्या है आपका इथ्रेल है, इथाइलिन होता है हार्मोन, उसका यूज करते हैं, और बेंजाइल एडेनिन है उसका भी हम यूज करते हैं। तो दोस्तों Ga3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। इसकी जो मात्रा लेते हैं दोस्तों वो 100 से 200 ppm की मात्रा लेते हैं सीड डोरमेंसी तोड़ने के लिए, और जो इथ्रेल की जो मात्रा लेते हैं वो 5000 ppm की मात्रा लेते हैं, और बेंजाइल एडेनिन है उसकी जो मात्रा लेते हैं वो 10 से 20 ppm की हम मात्रा लेते हैं। ये तो इसकी मात्रा हो गई। तो जो Ga3 का हम यूज करते हैं वो एप्पल वाले जो टेम्परेट जो फ्रूट है उनमें अपन इसका ज्यादा यूज करते हैं, और जो इथ्रेल है उसमें हम गुआवा और स्ट्रॉबेरी, अमरूद व स्ट्रॉबेरी के बीजों से को सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इसमें यूज करते हैं। उसके बाद बेंजाइल एडेनिन होता है, उसमें जितने भी ये अपने टेम्परेट फ्रूट है, पीच है, प्लम है, उनका हम यूज करते हैं। तो बेंजाइल एडेनिन हो गया। तो ये हमारे सीड डोरमेंसी हो गया। और उसके बाद आज की क्लास हमारी पूरी होती है, और उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले हमने पादप प्रवर्धन पढ़ा था, इसके भाग पढ़ लिए। उसके बाद लैंगिक व अलैंगिक पढ़ा। हमारा आज का टॉपिक ये हो चुका है लैंगिक सेक्सुअल प्रोपेगेशन वाला, और ये बाकी रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत जरूरी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। और इसके एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए हमने, जर्मिनेशन, एपिजियल, हाइपोजियल कैसा होता है, और उसके बाद सीड डोरमेंसी का हमने पढ़ लिया, सीड डोरमेंसी होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और इसकी ब्रेक करने के लिए सीड डोरमेंसी का हम स्कारिफिकेशन, खुरचना, स्ट्रेटिफिकेशन निम्नताप के उपचार के द्वारा, अदर मेथड केमिकल ट्रीटमेंट और यूज ऑफ हार्मोन्स का हम यूज करते हैं, तो सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपके सुझाव और आपके कमेंट हमें जरूर लिखें। हम और सुधार करते रहेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, शुक्रिया। थैंक यू, आ गया।